दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आज के 5 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। हम इस करंट अफेयर सेशन में डेली जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस व अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते उसका डिस्कशन देखते हैं। तो शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए। तो पहला आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है या कौन सी, तो अभी एक मीटिंग होने जा रही है जो आपके लिए जरूरी भी है, एग्जाम के लिए ये पूछा जाएगा। तो पहला कौन सी मीटिंग है, तो ये आपकी 17वीं नंबर की मीटिंग है, ध्यान रखिएगा, जिसे क्या नाम दिया गया, एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग। एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग, और इसका आयोजन कौन करवाने वाला है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नाम से जाना जाता है, तो ILO के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और ये कब आयोजन होने वाला है, आज के ही दिन से शुरू होगा और ये 9 दिसंबर 2022 तक चलेगा। तो पहला आप ध्यान रखिएगा, कौन सा, 17वीं नंबर की एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग होने वाली है, जो 5 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर 2022 के बीच आयोजन इसका किया जाएगा। और ये आयोजन कहाँ होगा, तो इसका आयोजन सिंगापुर में होने वाला है। कहाँ, तो इसका आयोजन सिंगापुर में होगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप पूछेंगे कि ये बताइए कि एशिया पैसिफिक ये रीजनल मीटिंग का आयोजन हो रहा है, तो आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है, और भारत के किसके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा, तो इसमें लेबर शब्द लगा। क्या लगा, हमने अभी कहा इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, तो हमने कहा ILO। यहाँ येलो का मतलब क्या है, लेबर का मतलब हुआ श्रम। तो भारत के जो श्रम मंत्री हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट भी इसमें किया जा रहा, यानी भारत इसमें सक्रिय रूप से इसमें क्या है, अपनी भूमिका को निभाने वाला है। इसीलिए आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, ये हो जाता है। अब आप कहेंगे कि भारत के जो श्रम मंत्री हैं उनके द्वारा, लेबर मिनिस्टर के द्वारा कौन सी इसमें मुद्दे उठाए जाने हैं, तो वर्तमान समय कौन सा है, तो ये कोविड-19 के पश्चात का, जिसे पोस्ट कोविड इरा के नाम से जाना जाता ये है। और इस समय अभी भी अर्थव्यवस्थाएं पूरे विश्व की, चाहे वो विकसित देशों की हों चाहे वो विकासशील देशों की हैं, अभी पटरी पर पूरी तरीके से नहीं आ पाई हैं। और अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो सामाजिक सुरक्षा के मानदंड होने चाहिए, श्रमिकों के लिए जो सुरक्षा के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका भी क्या है, यानी अंधाधुंध दुरुपयोग भी हुआ है। उनके जो सामाजिक सुरक्षा के मानदंड होने चाहिए वो बिल्कुल चौपट कर दिए गए। तो इन्हीं मुद्दों पर क्या बातचीत होगी, तो चुनौती क्या, मुद्दे क्या हैं, तो श्रम मंत्री जो भारत के हैं उनके द्वारा एक इंटरव्यू छपा, उन्होंने कहा, पूरे पुरजोर से कहा कि हम इन बातों को विश्व समुदाय की समझ रखेंगे और इनको हम क्या, यानी विश्व समुदाय के द्वारा अपनाए जाने पर भी क्या जोर देंगे। तो आइए जानते हैं पहला, तो सामाजिक सुरक्षा हमने अभी बताया कि जो श्रमिक होते हैं ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल कहा जाए, सुभेद्य होते हैं। अगर इनको सामाजिक सुरक्षा नहीं दिया गया तो जो इंडस्ट्री प्रतिष्ठान होते हैं, उद्योग प्रतिष्ठान होते हैं, जहां पर काम करने के लिए श्रमिक जाते हैं, उनके द्वारा इनका भरपूर शोषण किया जा सकता है। तो सामाजिक सुरक्षा के लिए यानी नियम कानून तो बहुत बना दिए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी, राज्य स्तर पर भी, या कहा जाए कि क्षेत्रीय स्तर पर भी, यानी मानदंड नियम कानून बहुत हैं। लेकिन जो सामाजिक सुरक्षा के लिए पहल की जानी चाहिए, क्या उसके लिए जो पैसा आएगा, क्या वो पैसा उपलब्ध हो पा रहा है, आंसर है उपलब्ध नहीं हो पा रहा। यानी इसके लिए जो फाइनेंस की दिक्कत है, वित्तीयन की ये प्रमुख चुनौती है। तो इसके लिए क्या, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग होनी चाहिए, सतत रूप से, धारणीय रूप से वित्तयन होना चाहिए, ताकि सामाजिक सुरक्षा को अनवरत रूप से लागू किया जा सके। तो पहला मुद्दा जो बनने वाला है, अभी सिंगापुर में जो मीटिंग होगी उसमें भारत ने कहा कि वह सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ऑफ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के मुद्दे को काफी तेजी से उठाने वाला है। तो पहला इसमें मुद्दा कौन होगा, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी। अगला दूसरा, आज आप देखते हो कि जो नियमित रूप से रोजगार यानी बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं, बल्कि वो अपने घर से ही जब समय मिला अनौपचारिक तरीके से काम करते हैं। जब वो
काम के जितना काम कर दिए, यानी जिस काम के लिए उनको नियुक्त किया गया उस काम को करने के बाद उनको पेमेंट कर दिया जाता है, जो सेवा ले रहा होता है। तो इस प्रकार आज के समय आप देखते हो उबर है, इसी प्रकार ओला है, इनके द्वारा घर बैठे आप क्या यानी ऑनलाइन के माध्यम से आप क्या बुक कर सकते हो, इनके द्वारा दी जा रही सेवाओं का लाभ उठा पाते हो। तो इसी को क्या कहा जाता है, यानी गिग इकोनॉमी व प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के नाम से जाना जाता, जिसमें सामाजिक सुरक्षा के मानक अभी तक विश्व में किस प्रकार होने चाहिए, एक जैसी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, अनुरूपता होनी चाहिए, वो अभी स्थापित नहीं हो पाई, क्योंकि एक उभरता हुआ या रोजगार का नया तरीका उभर रहा है। और घर बैठे अब जो ये आप काम के जितने घंटे काम करोगे उस हिसाब से और जो काम आपको सौंपा जाएगा उस हिसाब से आपको पेमेंट होता है। तो इसमें सेवा देने वाला और हो सकता है बीच में इंटरमीडियरी हो और अंत में सेवा लेने वाला, यानी तीनों के बीच क्या एक समझौता होता है कि किस प्रकार सेवा दिया जाएगा। तो इसी को कई बार दो पक्ष यानी सेवा लेने और देने वाला भी आमने सामने होते हैं। तो इसमें बहुत सारी क्या है लूप होल्स है जिसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। तो इसमें गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पे चर्चा होगी। अगला कहा कि जो अब बात क्या है, वर्तमान समय में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके एवज में रोजगार पैदा करना यानी सरकार के द्वारा मुश्किल है। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या किया गया कि ये अब सरकार भी जोर दे रही है कि स्वरोजगार होना चाहिए, सभी लोग अपना खुद का यानी उद्यम अपना शुरू करें और स्वयं का उद्यमशीलता उनकी होनी चाहिए, जिससे कि वो रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। तो ये अब बनेंगे कैसे, जैसे आपके छोटे मोटे जो मजदूर होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि अपना कोई छोटा मोटा उद्यम भी शुरू कर पाए, यानी उनमें उद्यमशीलता तो होती है लेकिन उद्यमशीलता को बाहर लाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और संरचना चाहिए उसके लिए पैसा कहां से आएगा, ये उनके पास नहीं होता, यानी वित्तीय की समस्या होती है। तो और इनको पैसा चूंकि इनके पास आगे कोई यानी क्या होती है कोई भी मार्टेज नहीं होता कि वो मार्टेज को बैंक के पास जाएं और उसके एवज में इनको पैसा मिल जाए। तो जो बैंकिंग संस्थान है उनके द्वारा भी इनको पैसा देने से, क्रेडिट उपलब्ध करवाने से, साख उपलब्ध कराने से नजरअंदाज किया जाता है, यानी इनको आसानी से कर्ज भी नहीं मिल पाता। तो अब ये इसी उद्यमशीलता और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी, हालांकि सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं लेकिन इसका विस्तार किया जाना चाहिए। तो इस पे भी क्या होगी विश्व समुदाय के समय बातचीत होने वाली है। तो अगली किस पे बातचीत होगी, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी स्वरोजगार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए जो क्रेडिट फैसिलिटी है इसका और ज्यादा कैसे विस्तार किया जाए ताकि जो उचित व्यक्ति है उस तक, सुटेबल पर्सन तक इसका लाभ प्राप्त होना चाहिए। तो ये तीन मुद्दे अभी तक हमने आपको बता दिए। अगला चौथा इन्होंने क्या बताया कि जो लेबर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया कि वर्तमान जो युग है हम केवल फिजिकल यानी भौतिक दुनिया के सहारे आगे नहीं बढ़ सकते, और क्योंकि वर्तमान युग किसका डिजिटल वर्ल्ड का होने जा रहा, आभासी दुनिया होने जा रही है। तो हमें क्या करना होगा, फिजिकल और डिजिटल दोनों प्रकार के क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना होगा। तो इसमें फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट कब होंगे, जब इनमें इन्वेस्टमेंट आएगा, निवेश आएगा। तो अब जरूरत क्या है कि फिजिकल व डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। तो अगला ये मुद्दा भी बनने वाला है। अगला वर्तमान समय में आप देखते हो कि क्या प्रमुख चुनौती क्या है कि हम औद्योगिकरण, शहरीकरण, नगरीकरण को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का, पेड़ पौधों का, जल जंगल जमीन का अंधाधुंध अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या शोषण कर रहे हैं, उनका अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की प्रमुख समस्या यानी बनके उभरी है। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आसपास का एनवायरमेंट चौपट कर रहे हैं। तो वर्तमान आवश्यकता किसकी है, ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी के द्वारा कैसे यानी अवसर
कैसे पैदा हो, तो ग्रीन इकोनॉमी इसमें प्रमुख रूप से क्या अगला मुद्दा बनने वाली, जिसे हरित अर्थव्यवस्था कहा जाता। हरित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ जब आर्थिक गतिविधियों को इस प्रकार बढ़ावा दिया जाता है जिससे पर्यावरण संरक्षण को, यानी पर्यावरण संरक्षण भी साथ साथ में होता रहता, ना कि पर्यावरण क्षरण या पर्यावरण ह्रास होता है, तो इसी को क्या कहा जाता, यानी अर्थव्यवस्था भी लगातार आगे बढ़ती जा रही, आर्थिक गतिविधियां भी लगातार बढ़ती जा रही, साथ ही पर्यावरण के लिए भी नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो इसी को ग्रीन इकोनॉमी कहा जाता। तो अगला इसमें मुद्दा क्या ग्रीन इकोनॉमी का बनने वाला है। अगला क्या मुद्दा इसमें बनने वाला है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। जो श्रमिक हैं उनके लिए नियम कानून तो बहुत भारी भरकम बना दिए जाते हैं, लेकिन नियम कानून बनाने का मतलब क्या रह जाता है, अगर नियम कानूनों को यानी करंट इकोनॉमिक सिनारियो से अगर इनको कनेक्ट ना किया जाए, यानी आज की आवश्यकता क्या है, श्रम कानून बने ये जरूरी नहीं है, लेकिन श्रम कानून जो बने वो आज के संदर्भ में श्रमिकों के लिए कितने प्रासंगिक हैं, उनकी रक्षा कर पा रहे हैं, उनके लिए रक्षोपाय यानी उनके लिए रक्षोपाय ये सेफ्टी मैकेनिज्म साबित हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो करंट इकोनॉमिक सिनेरियो के साथ जो श्रम कानून है उनको क्या होना चाहिए, सह संबंध उनका होना चाहिए, उसके साथ उनका इस प्रकार जुड़ाव होना चाहिए कि करंट की जो इकोनॉमिक गतिविधियां हैं, सिनारियो हैं, वो अब भी आगे बढ़ते रहें और साथ ही श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा भी होती रहे। तो ये आपका लेबर लॉ जो लाए जाएं वो इस प्रकार होने चाहिए कि वो करंट इकोनॉमिक सिनारियो से संबंधित हो। अगला इसमें और क्या इसमें बात होने वाली, तो इनके द्वारा कहा गया कि बहुत सारे कानून बनने के बावजूद जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट होता है, औद्योगिक प्रतिष्ठान होता है, उनके द्वारा उनका अनुपालन नहीं किया जाता। तो ये अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भी नियम कानूनों को क्या सिंप्लीफाइड, जितना ज्यादा हम इसको आसान भाषा में लाएंगे, आसान भाषा में करेंगे और लगातार अपडेट करते रहेंगे, उतना ही आसान दोनों के लिए होगा। यानी नियोक्ता व नियोक्ता और नियोजक दोनों के लिए, एम्प्लॉय व एम्प्लॉयर दोनों के लिए चीजें क्या हो जाएंगी, बेहतर व आसान हो जाएंगी। तो ध्यान दीजिए, एम्प्लॉय का मतलब जो काम करता है, एम्प्लॉयर का मतलब जो काम देता है। तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दो शब्द आप इससे भी परिचित होंगे, ये ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो इसमें कहा गया जो नियम कानून है उनका सिंप्लीफाई करने की क्या है, जरूरत है। और सबसे लास्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ध्यान दीजिएगा, यानी अब समय आ गया है कि हम श्रम कानूनों को बेहतर रूप से इंप्लीमेंट के लिए जो हमारे पास लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेटेड सोफिस्टिकेटेड अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको भी क्या, यानी उसको भी समाहित करें। तो ये सब मुद्दे हैं जो अब कहां उठाए जाएंगे, 17वीं जो एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग सिंगापुर में हो रही है, यहां पर भारत के जो लेबर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया कि विश्व समुदाय को इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए क्या किया जाएगा, यानी इस पे बातचीत करने के लिए इस पे कहा जाएगा। अब एशिया पैसिफिक रीजनल जो मीटिंग है, ये क्या कौन कौन इसमें लोग शामिल होंगे, आपके मन में भी एक सवाल होना चाहिए। कितने सारे जब मुद्दे हैं, इतनी सारी चुनौतियां हैं, तो क्या इसमें सरकार के स्तर पे, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कौन, तो तीन चीजें होती है, एक सरकार होती है, एक सरकार होती, दूसरा जो उद्योग को स्थापित करते हैं तो ये कौन हो गई, एक तो गवर्नमेंट हो गई, दूसरा वर्कर्स हो गए जो काम करना चाहते, और ऐसे समझिए सरकार हो गई। सरकार जैसे भारत में हो तो भारत में आपकी क्या हो गई, तो भारत में सरकार हो गई, और भारत के बाद भारत में जो उद्योग को स्थापित करते हैं, यानी अगले कौन हो गए, तो अगले कौन हो गए, यानी एम्प्लॉयर, तो अगले इसमें कौन हो गए, एम्प्लॉयर, और तीसरे हो गए वर्कर्स। तीन चीजें जब मिलती हैं तब कोई आर्थिक गतिविधि आगे बढ़ती है। तो इसमें आप ऐसे सिंपल समझिए कि एक उद्योग वाले हो गए, दूसरे सरकार हो गई, और तीसरे काम करने वाले। तो ये त्रिपक्षी तीन जो पार्टियां हैं इनको एक मंच पर लाया जाएगा और सबके प्रत्येक के हितों को यानी आपस में सह संबंधित करते हुए आगे कदम उठाने के लिए भी इसमें कोई ना कोई फाइनल सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, केवल सरकार के स्तर पे नहीं है बल्कि वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स और साथ में हमने क्या कहा, यानी सरकार
थ्री पार्टाइट के माध्यम से इसको आगे बढ़ावा दिया जाएगा। अब कहां से इसमें लोग शामिल होंगे, तो एशिया है, अरब स्टेट, इसके साथ ही कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन है, सिविल सोसाइटी। कहा गया कि सिविल सोसाइटी, कोई भी सिविल सोसाइटी जो लेबर यानी सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, उसके द्वारा भी अपना यहां पर अनुभव साझा किया जा सकेगा। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, इसमें कोई एक एरिया नहीं है जहां पर बातचीत होनी है, तो इसमें सबको शामिल किया गया, यानी गवर्नमेंटल एरिया यानी सरकारी क्षेत्र, सरकारी रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज निजी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र को भी इसमें सेक्टर को शामिल किया गया है। तो वहां पर वो अपना विचार, अपना मंतव्य रख सकते हैं, अपनी ओपिनियन व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमने अब आगे का जो कंटेंट उठाया है ILO की ऑफिशियल साइट से वहां से उठाया है, और बहुत अच्छे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर पॉइंट दिए गए, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी UPSC में जो स्टेटमेंट बनते हैं वो भी यहां से आपके उठाए जा सकते हैं। दूसरा इसमें क्या कहा गया कि जो वर्तमान समय की अर्थव्यवस्था है, या कहा जाए कि लेबर मार्केट है, जो श्रम बाजार है, तो श्रम बाजार में दिक्कत क्या है? श्रम बाजार में दिक्कत क्या है कि बहुत सारी संरचनात्मक असमानताएं विद्यमान हैं, कोई भी सिस्टमैटिक ढंग से नहीं है। श्रमिकों के लिए सबसे ज्यादा जो दुर्दशा आज है, चाहे विश्व की बात हो, चाहे वो भारत में कोई भी विश्व का कोना, कोई भी देश आप ले लीजिए, अगर सबसे ज्यादा दुर्दशा होती है तो किसकी होती? श्रमिकों की होती है, क्योंकि उनका जो लेबर मार्केट है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। इसको स्ट्रक्चरल वे में क्या करना है, इसमें असमानताएं विद्यमान है, इन इक्वलिटीज विद्यमान है, तो संरचनात्मक जो असमानताएं विद्यमान है, इसको क्या स्ट्रक्चरल जो इन इक्वलिटीज है, इन इक्वलिटीज में IN हटाने वाला है, यानी स्ट्रक्चरल इक्वालिटीज, संरचनात्मक समानताएं या यूनिफॉर्मिटी, अनुरूपता, एक जैसे क्या होने चाहिए, यानी श्रमिक कब कितने घंटे काम करेंगे, कितनी उनकी मजदूरी होनी चाहिए, इसका कोई ना कोई इंटरनेशनल स्तर पे कोडिफिकेशन होना चाहिए। अगर जब तक ये कोडिफाइड नहीं किया जाएगा तब तक लेबर मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा, आज भी आप देखते हो जो ओला कभी कितने रुपये लगातार, ओला और इसका कौन हो गया, उबर, ओला उबर, ये सब क्या है, लगातार ये दाम अपने हिसाब से घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो लेबर मार्केट है ये पूरी तरीके से क्या है, अभी स्ट्रक्चरल संरचनात्मक वे में नहीं है, यानी इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। तो ये पहला। दूसरा, आज का यानी जरूरत क्या है कि जो बहुत सारा इनफॉर्मेलिटी, अनौपचारिकता के क्षेत्र में ये लगातार जो श्रमिक लगे होते हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिससे उनके लिए सामाजिक सुरक्षा दे पाना क्या होता है, असंभव होता है, यानी वो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जो उच्च स्तर का इनफॉर्मेलिटी है, अनौपचारिकता है, जो लगातार सतत रूप से यानी आगे बढ़ता जा रहा, इसके लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। तो इसके लिए कौन से कदम उठाए जाएं, ये भी इसमें क्या है, बातचीत होने वाली है। तो अगला देखिएगा, सोशल प्रोटेक्शन, जो पीछे का बता ही चुके, यानी सोशल प्रोटेक्शन की भी इसमें बातचीत होगी, सामाजिक सुरक्षा की बात होगी, और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ कैसे उत्पादकता को आगे बढ़ावा दिया जाए, क्वालिटी जॉब कैसे पैदा हो, और स्किल डेवलपमेंट कैसे हो। तो क्वालिटी जॉब, स्किल डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी, इन सब पे क्या है, यानी बातचीत होने वाली है। तो अगला हम ये आपका ये क्लियर हो चुका होगा, जो एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग होने वाली है, ये पूरी तरीके से किस पे फोकस होने वाली है, सामाजिक सुरक्षा, उत्पादकता,